अच्छा, हरीश रावत के कौन कौन से कार्य के लिए लोगों को उनको वोट देना चाहिए? लड़ाई में जो योगदान महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी जी लगभग 2800 से 3000 किलोमीटर पैदल चले और राहुल गांधी लगभग 4000 से भी मीडिया पर तभी इतना पैसा दिया जाता है, लगाया जाता है जब अपना कुछ विफलताएं छुपानी हो। उत्तराखंड में आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? आप क्यों लड़ाई करवाओगे भाई दोस्तों में? इनसे यही कहा था मेरे प्यारे बेटे, सब कुछ करना लेकिन राजनीति मत करना। एक शब्द था उजाड़ू बल दो। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उजाड़ू बल बहुत उत्तराखंड में भी आप उत्तराखंड जोड़ो यात्रा करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे और बहुत जल्द जो है हम आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या आप 6 महीने वहाँ रहेंगे गैंड से? निश्चित रूप से रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो राजनेता के रूप में, बड़े सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति हैं। और नमस्ते, मैं हूँ सुमित और इस समय मैं हरिद्वार में हूँ और इस समय हमारे पास वीरेंद्र रावत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, इंटरव्यू शुरू करते हैं तो पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र रावत जी कौन हैं? वीरेंद्र रावत एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं 1996 से NSUI मैंने ज्वाइन की और 1996 में दयाल सिंह कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा स्टूडेंट यूनियन का। फिर उसके बाद युवा कांग्रेस में रहा, महामंत्री प्रदेश में, सेवा दल में रहा और इस बार 2024 में कांग्रेस हाईकमान ने मुझे अवसर दिया चुनाव लड़ने का लोकसभा हरिद्वार से और लगभग 5 लाख वोट मुझे मिले और 6 विधानसभाओं में मैं जीता हूँ। आपके रगों में भी पहाड़ी खून है, तो जब आप छोटे बच्चे थे तब क्या आप सोचते थे? कि मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ में पैदा हुआ, पहाड़ में पला बड़ा और बचपन से ये सोचता था कि किस तरीके से हम अपने पहाड़ में ऐसा कुछ करें ताकि यहाँ का पलायन रुक सके। क्योंकि मैंने अपने ही परिवार में देखा, हमारे चाचा लोग, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, मेरे गांव में ही कई लोग पलायन करके गए। तो वो एक उस दंश को मैंने सामने होते हुए देखा है। और आप कहेंगे कि भाई आपको 3 साल अवसर भी मिला, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और माननीय हरीश रावत जी ने बहुत कोशिश भी की कि रिवर्स पलायन कराया जाए करके और काफ़ी हद तक कुछ हद तक मैं कहूँगा उसमें वो कामयाब भी हुए। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए एक योजना तैयार की जिसके तहत मंगल दल, महिला मंगल दल को 1.5 से 2 लाख रुपया सरकार से पैसा दिलवाया ताकि वो लोग जो है अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें और विकास कार्य कर सकें और महिलाओं के विकास कार्य में भागीदारी हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई। हमारी महिलाएं ही कृषि और गौपालन करती हैं, पशुपालन के क्षेत्र में काम करती हैं। तो उन्होंने जो महिला पशुपालन कर रही थी उसको 6 रुपया प्रति लीटर जो है सरकार से, हमारी महिलाएं ही कृषि और गौपालन करती हैं, पशुपालन के क्षेत्र में काम करती हैं। तो उन्होंने जो महिला पशुपालन कर रही थी उसको 6 रुपया प्रति लीटर जो है सरकार से दिलवाने का काम किया ताकि उनको उत्साहवर्धन बढ़ सके। वीरेंद्र रावत जी का सपना क्या है? उत्तराखंड कैसा हो? उत्तराखंड हमारे आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड हो। हमारे जो शहीदों ने जिन्होंने शहादत दी इस उत्तराखंड को बनाने के लिए, उनके सपने के अनुसार राज्य बने और सबसे ज़्यादा पहाड़ का जो कहते हैं ना कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी वो पहाड़ के काम नहीं आता है, उस कहावत को हम जो है उल्टा साबित करने का प्रयास करें। ऐसा कुछ करें कि हमारा पहाड़ का पलायन रुक सके, हमारे युवा को गांव में ही, ग्राम में ही
जो है उसको रोजगार मिल सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके, ताकि रिवर्स प्लान वहाँ पर हो। इसके लिए भाजपा सरकार ने आयोग जरूर बनाया है, लेकिन उसमें कुछ किया नहीं है। अगर कांग्रेस को मौका मिलता है 2027 में, तो निश्चित रूप से हम इस योजना को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिले, ऐसा कुछ हम करना चाहेंगे। अच्छा, जब उत्तराखंड बना था तब आपने उसको बनते हुए देखा था, तो तब आपने क्या चीजें देखी थी, क्या अनुभव आपके रहे हैं तब के? मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ। 1994 में जब मैं छात्र जीवन में था, उस वक्त उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था और माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी और दिवाकर भट्ट जी उस कोऑर्डिनेटर बने और हरीश रावत जी कोऑर्डिनेटर, वो भी कोऑर्डिनेटर थे उसमें। तो हमने न सिर्फ उत्तराखंड में अलग जगाने का काम किया, बल्कि दिल्ली और जितने हमारे प्रवासी लोग हैं उनको इकट्ठा करने का काम किया, ताकि हम सब मिलकर जो है उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ सके। और 6 वर्षों तक हम लड़ाई लड़ते रहे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लड़ते रहे। अंततः राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मजबूरन हमको राज्य देना पड़ा और हम 2000 में हमारा राज्य बना। अच्छा, हरीश रावत जी बैकबोन कहते हैं उत्तराखंड की। जब आप उनके साथ रहते हैं तो एक बेटे जैसे रहते हैं या एक राजनीतिक संबंध जैसे? देखिए, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो राजनेता के रूप में, बड़े सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके अनुशासन के तहत ही काम करें। और हमेशा वो कहते हैं कि आप जो है गांव में अंतिम व्यक्ति छोर तक अगर हमारा सरकार की योजनाएं उस तक नहीं पहुंच पा रही, इसका मतलब सरकार फेल है। अच्छा। सरकार तभी कोई भी सरकार हो वो तभी सफल मानी जा सकती है जब अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले। अच्छा, आपको कौन कौन से कार्य अच्छे लगते हैं एक पिता के रूप में जब आप देखते हैं हरीश रावत जी को? हरीश रावत जी निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए ही काम करते रहते हैं। वो 24/7 वाले पॉलिटिशियन हैं। अच्छा। हर समय उनके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रहती है कि कैसे मैं अपने ग्राम वासियों का, अपने क्षेत्र वासियों का, अपने राज्य वासियों का विकास कर सके, कैसे मैं उनके जीवन को बेहतर कर सकूं, ऐसी क्या योजनाएं हम बनाएं और उसको कैसे लागू करें, ये सब उनके दिमाग में रहता है। अच्छा, 2027 का जब हम चुनाव देखते हैं तो क्या मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे हरीश रावत जी या? देखिए, मुख्यमंत्री तय करना तो हाईकमान का काम है और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। जब हमारे 2027 में हमारे विधायक चुन के आएंगे, उनकी बैठक होगी, तो उसमें विधायक जो है वो चुनेंगे जिसको। और मुझे लगता है वो हमेशा से ही जो पार्टी का भी एक संदेश रहा है, कोशिश रही है पार्टी के कि अनुभवी व्यक्ति को यह अवसर मिले और वो बढ़िया तरीके से पार्टी की भी और राज्य के लोगों की सेवा करे। अच्छा, हरीश रावत के कौन कौन से कार्य के लिए लोगों को उनको वोट देना चाहिए? हरीश रावत की अगर मैं योजनाएं गिनाना शुरू करूं, वो कहते हैं ना कि जो 32 महीने का उनका कार्यकाल रहा, उन 32 महीने में उन्होंने 32,500 नौजवानों को सरकारी रोजगार, नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। उन्होंने महिला उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने दूध उत्पादन के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी योजना में उनको शामिल करने का काम किया। किसान को पेंशन देने वाला राज्य पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसने 60 वर्ष से ऊपर के जितने हमारे किसान भाई हैं, चाहे वो पहाड़ के हों चाहे वो प्लेन के हों, सबको जो है पेंशन देने का काम हरीश रावत जी की सरकार ने किया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो किसानों के कहते हैं कि हम आय को दुगनी कर देंगे, सबसे पहला कुठाराघात उसी योजना पर किया। उस योजना को बंद करने का काम भाजपा के डबल इंजन सरकार ने किया। अच्छा, हाँ। और उन्होंने जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, मात्र 7,000 लोगों को ही पेंशन मिलती थी। अगर पति को मिलती थी तो पत्नी को नहीं मिलती थी। लेकिन हरीश रावत जी ने दोनों को ही पेंशन योजना में शामिल करने का काम किया। जब उन्होंने 2017 में कुर्सी छोड़ी, उस वक्त लगभग 17 लाख लोगों को इसका लाभ मिलना। अच्छा, हाँ। जब आप हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं
तो हरिद्वार के लिए आपको क्या सपना है कि हरिद्वार में ये चीज़ होनी चाहिए? हरिद्वार में क्योंकि ये उत्पादक क्षेत्र है, सबसे पहले तो मेरी मांग हमेशा रहती है कि गन्ने का जो रेट है वो 500 पार होना चाहिए। आज की तारीख में अभी जब हमने धरना प्रदर्शन किया तब जाके 405 रुपया डबल इंजन की सरकार ने किया, वो भी ऊंट के मुंह में जीरा है। एक 25-30 रुपया बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। अभी भी कई जगह कई मिलों में जो है हमारे किसान भाई आंदोलनरत हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्ची में जो है वो अभी तक रेट खोला नहीं गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं चीनी मिल के मालिकों और सरकार की मिली भगत है। नहीं तो जब आप डिक्लेयर कर चुके हैं कि 405 का रेट है तो उसको पर्ची पर क्यों नहीं खोल रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। और हमारा ये चीनी मिल जो है झबरेड़ा वाली जो है, अच्छा, हाँ। इसका अभी भी 100 करोड़ से भी ऊपर का जो किसानों का बकाया है वो बकाया किसानों का मिलना चाहिए। आज पीछे खानपुर और लक्सर क्षेत्र में और भी भगवानपुर और इधर के झबरेड़ा के क्षेत्रों में भी बाढ़ आई थी। तो बाढ़ के पानी से जो गन्ने का फसल थी वो खराब हो गई, जो हमारे चावल की फसल थी वो खराब हो गई। उसका मुआवजा आज तक भाजपा सरकार में नहीं मिला है। जबकि हरीश रावत जी के सरकार में जो भी नुकसान हुआ उसका अगले महीने ही मुआवजा मिल गया था। हमारे धाकड़ धामी जी ने एक घोषणा की थी कि किसानों का 1 साल का बिल जो है उसको माफ किया जाएगा। उस चक्कर में किसानों ने बिल जमा नहीं किया और कईयों की बिजली कट गई। अच्छा। और आज तक वो जो है बिजली माफ नहीं हुआ। तो किसान केंद्रित हमारा क्षेत्र है। अगर किसान का अन्नदाता का भला नहीं होगा तो आम लोगों का कैसे भला होगा? अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, हरीश रावत जी बहुत सारी योजनाएं लेके आए, आप कौन सी योजना लेके आएंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए? सबसे पहले तो हम जो है रिवर्स पलायन के लिए काम करेंगे। अच्छा। एक योजना मेरे दिमाग में है और उसको मैंने कई बार कई ऑफिसर से भी डिस्कस किया है कि हमारे पहाड़ में की एक पीड़ा है कि हमारे नौजवान जो हैं वो छोड़ के चले गए। इंटर स्टेट पलायन भी हुआ है क्योंकि सिटकुल लगने से आपके लोग हरिद्वार में भी काफ़ी शिफ्ट हो गए हैं, आपके रुद्रपुर में भी हो गए, काशीपुर में भी हो गए और बाहर दिल्ली बॉम्बे तो जा ही रहे हैं। तो मेरा विचार ये है कि जो पहले तो जो है किसानों की जोत सिस्टम करना चाहिए। जो हमारे जो जमीन है उसमें अभी दिक्कत क्या है कि किसान का एक खेत यहाँ है, एक खेत 100 मीटर आगे है, कोई 500 मीटर आगे, तो वो इकट्ठी जमीन नहीं है। तो उससे उसका उत्पादन मेहनत ज़्यादा है और उत्पादन कम होता है, तो उससे उसको लाभ नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि भूमि योजना बने, भूमि सुधार हम लोग करें वहाँ पर, और इकट्ठी जो है जिसके हिस्से में जितनी भी जमीन है वो इकट्ठा उसको दिया जाए, एक बात। दूसरा, हम चाहते हैं कि सरकार का ऐसा कुछ हॉर्टिकल्चर का हमारा एक डिपार्टमेंट बने जो किसानों ने जिन्होंने खेती छोड़ दी है और अपने खेत छोड़ दिए हैं उनके खेतों को जो है सरकार जो है उसको जो है रेंट पर ले, किस्म से लीज पर ले। वो 10 साल की लीज भी हो सकती है, 20 साल की भी हो सकती है, लीज पर ले और उस पर जो है सेब के बाग लगाए और माल्टे और भी कई चीज़ें लगाए, फलों के उत्पादन करे और उसका बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें उसको किसान को हिस्सेदार बनाए ताकि किसान को भी फायदा मिले। क्योंकि जब तक किसान को, हमारे नौजवानों को वहाँ घर में काम नहीं मिलेगा, पहाड़ में काम नहीं मिलेगा, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी जी अभी बहुत चर्चाओं में हैं, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी मैं समझता हूँ आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान महात्मा गांधी जी का था, महात्मा गांधी जी लगभग 2800 से 3000 किलोमीटर पैदल चले और राहुल गांधी लगभग 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। और जो गांधी जी का विजन था कि डायरेक्ट जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं को जाने और उसको कैसे
सॉल्व किया जाए, वो उन्होंने दर्शन दिया था, उसी दर्शन पर राहुल गांधी चल रहे हैं। अच्छा। और जब भी राहुल गांधी जी को मौका देश के लोग देंगे, जनता देगी, वो निश्चित रूप से देश के भले के लिए हमारे जनता के हित के लिए बहुत लाभकारी काम करने वाले हैं। अच्छा, कौन कौन सी यादें आपको सबसे अच्छी लग रही हैं जो दृश्य दिख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के? भारत जोड़ो यात्रा में जब जयपुर में लाखों लाखों की भीड़ थी, मध्य प्रदेश में गए वहाँ लाखों की भीड़ थी, तो जनता उनको हाथों हाथ ले रही थी। और मेरे को एक बड़ा मार्मिक दृश्य याद आता है, जब वो एक बच्चे ने राहुल गांधी जी से मिलने की जिद की, तो उन्होंने बच्चे को उठा के अपने कंधे पर बिठा लिया और चलने लगे। तो एक देखिए कितना इतना बड़ा, जिसके घर में दो दो प्रधानमंत्री, तीन तीन प्रधानमंत्री रहे हों, हाँ। वो व्यक्ति जो इतना सरल है कि एक बच्चे ने जीत की, उसकी जीत को पूरी कर दी। तो कितने सरल व्यक्तित्व के मालिक। क्या आप ऐसी कल्पना मोदी जी से कर सकते हैं? नहीं। वो वहाँ नहीं कर सकते ना, लेकिन राहुल जी के साथ आप कर सकते हैं। बहुत, जबकि बहुत पढ़े लिखे लर्नेड व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी खासियत उस आदमी की देखिए, उन्होंने कहा था मंदी आएगी, आई। और उन्होंने कहा था नोटबंदी जैसे जो है देश को नुकसान होगा, हुआ। अब नोटबंदी का क्या लाभ हुआ बताइए? 99.7% आरबीआई का रिकॉर्ड वो है, पढ़ लीजिए आप। 99.7% पैसा सब तो बैंकों में आ गया, तो कहाँ से था काला धन? इन्होंने भाजपा को और रामदेव जी को देश को गुमराह करने के लिए माफी मांगनी चाहिए कि काला धन है, काला धन है। काला धन है तो कहाँ है? और उसी काला धन के आधार पर मोदी जी ने घोषणा कर दी कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। कहाँ है? किसके खाते में आए? आपके खाते में आए क्या? किसी के खाते में नहीं आए। तो और खुद उनके गृह मंत्री टीवी पर खुद कहते हैं कि ऐसी बातें तो ये तो जुमले है, ऐसी बातें तो चुनाव के वक्त कह दी जाती है। तो इसका मतलब जो अभी इन्होंने बिहार में 10-10 हजार रुपये दिए, मैं तो कहूँगा एक किस्म से उन्होंने वोट खरीदने का काम किया, लोकतंत्र को खरीदने का काम किया। ये पाप है, और इस पाप के लिए भाजपा को जनता कभी भी माफ नहीं करेगी, और चुनाव आयोग को कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी की जो छवि भारत जोड़ो यात्रा से पहले देखी जाती थी, जो अब देखी जाती थी, तो ऐसे कौन से रीजन थे कि पहले इतनी जो छवि थी वो इस तरीके की नहीं थी? देखिए, निखरने में समय लगता है, ऐसा नहीं है। और राहुल गांधी जी एक बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत परिपक्व व्यक्ति हैं, और देश को लेकर, देश की जनता को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। और कैसे जनता तक जो है लाभकारी चीज़ें पहुँचे, योजनाएं पहुँचे, उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा सरकार को चिताते रहते हैं। और सरकार को एक उचित विपक्ष के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन पक्ष के लोग जो हैं, जबकि पहले से ही जवाहरलाल नेहरू जी के समय से एक नीति बनी हुई थी कि विदेश से कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं तो वो जो है पक्ष के प्रधानमंत्री से तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते हैं। लेकिन ये रीति नीति को भाजपा ने खत्म कर दिया है, जो कि एक चिंता का विषय है। क्या उत्तराखंड में भी आप उत्तराखंड जोड़ो यात्रा करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, और बहुत जल्द जो है हम गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम ये यात्रा निकालेंगे और जन जन तक जाएंगे, घर घर एक एक दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे और सबको कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, हमारे पास पंचमुखी नेतृत्व है, ठीक है। और हमारे पास गणेश गोदियाल जी जैसा सरीखा, अब उनका नाम ही गणेश है, तो और प्रीतम सिंह जी हैं, और कई नेता हैं, वो बहुत अनुभवी नेता हैं। हम सबके नेतृत्व में काम करेंगे, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जो है जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे, और 2027 में कांग्रेस की सरकार लाने का काम करेंगे। अच्छा, इस बीच हमें हरक सिंह रावत जी दिखते हैं, कभी वो कांग्रेस में दिखते हैं, कभी बीजेपी में, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो अभी आपकी क्या राय है उनको लेके? देखिए, एक शब्द था उजाड़ू बल, हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उजाड़ू बल बहुत एनर्जेटिक होता है। हाँ, अगर उसकी एनर्जी सही दिशा में लगाई जाए, काम करे, तो पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अच्छा,
तो अब वो कांग्रेस में ही रहने वाले हैं फिर, या? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की नीति रीति में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, तो यहीं रहेंगे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। और कांग्रेस को उन्होंने कसम खाई है कि माला तभी पहनेंगे जब 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ। जो वोट चोरी वाला मामला है, राहुल गांधी बड़े उससे उठा रहे हैं, तो आपका क्या मानना है इस पे? बिल्कुल वोट चोरी हो रही है। आपके जिला पंचायत के चुनाव में वोट चोरी हुई, आपके नगर पालिका के चुनाव में वोट चोरी की इन्होंने एक नया शब्द गढ़ा है, फ्लोटिंग वोटर। अच्छा। वो फ्लोटिंग वोटर जो है वो महाराष्ट्र में भी वोट देता है, फिर जब वहां से वोट खत्म हो जाता है तो वो हरियाणा पहुंच जाता है, फिर हरियाणा में खत्म होता है तो वो बिहार पहुंच जाता है। तो ये आखिर ये फ्लोटिंग वोटर है क्या? कहीं ना कहीं वोट की चोरी हो रही है। हाँ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 10 बाई 10 के कमरे में 85 लोगों का वोट कैसे बन सकता है? हाँ। क्या ये पॉसिबल है कि 10 बाई 10 के कमरे में 85 लोग रह सकते हैं? कल की घटना है, मध्य प्रदेश की घटना है कि वहाँ पर आरएसएस का ऑफिस है और वहाँ उस पते पर 52 लोगों का वो बना हुआ है, वोट बना हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तभी ये सब हो रहा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता जिनके साथ आपकी अच्छी यादें हो, जो बड़े नेता हैं केंद्र में? उसका फर्नांडिस साहब थे, वो हमारे एनएसयूआई के प्रभारी भी थे। अच्छा। और दिन भर काम कराते थे। हाँ। और रिपोर्टिंग के लिए उनके पास हमेशा जब जाते थे तो रात के 2 बजे बुलाते थे। अच्छा। तो हमको पहले एक दिन तो मुझे भी लगा कि भाई रात के 2 बजे कौन हम व्यक्ति मिल सकता है। हाँ। तो लेकिन उनका फोन आ गया। अच्छा। बोले भाई कहाँ हो आप? हम सोए हुए थे, तो पता लगा कि भाई फोन आया, तो हमने 2 बजे फोन उठाया, उन्होंने कहा फौरन जहाँ भी हो वहाँ आ जाओ। हाँ। फिर एआईसीसी हेडक्वार्टर गए, उनको रिपोर्ट दी रात के 2:30 बजे। तो इस तरह से कि इतने प्रतिबद्ध लोग हमारे पास थे, इसीलिए कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया। और अभी बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने काम के प्रति बड़े निष्ठावान हैं। और मैं समझता हूँ ऐसी निष्ठावान हमारे पास उत्तराखंड में है, और सब मिलजुल कर जो है 2027 में कांग्रेस को लाने का काम करेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? आप क्यों लड़ाई करवाओगे भाई दोस्तों में? हमारी तो सभी से दोस्ती है। नहीं, कोई यादें आपके साथ बहुत अच्छी हो? क्योंकि लोग राजनीति तौर पे सिर्फ आपको समझना नहीं चाहते हैं, आप आम जीवन में कैसे हैं। हमारे ललित फरसवान जी बड़े अच्छे मित्र हैं। अच्छा। उनके साथ एक बड़ी खतरनाक याद है। मेरे ख्याल से 1998 या 99 का लोकसभा का चुनाव था। हम लोग रात के 12 बजे प्रचार से वापस लौट रहे थे। अच्छा। और गांव में तो आपको पता पगडंडियां होती हैं। अच्छा, इत्तेफाकन क्या हो गया कि हम चलते चलते जो है वो पहाड़ी पर चढ़ पड़े। अच्छा। अब पहाड़ी में तो रास्ता था ही नहीं, किसी तरह पकड़ पकड़ के चल रहे थे। अच्छा, और नीचे से गुर्राने की आवाज आई शेर की। अब साली आफत करे तो करे क्या, लेकिन बड़ी मुश्किल से जान बची। तो बड़ी याद आती है पुराने समय की। अच्छा, आप क्या गाने भी सुनते हैं, गढ़वाली गाने? हाँ, मुझे गोपाल बाबू गोस्वामी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। उनके गाने बड़े दिल को छूते हैं। अच्छा। और भी कई गायक हैं। अच्छा। हमारा वो फौजी भाई हैं। अच्छा। उनका गाना भी बड़ा अच्छा है, टक टक आकर टक वाला बड़ा अच्छा है। और हरीश रावत जी के साथ कुछ और यादें? अब वो पिता है, पिता के साथ तो बचपन बीता है, तुमको ही सारी यादें होती हैं। उन्होंने आपको बचपन में ही कहा था कि आपको राजनीति में जाना है, या कहाँ जाना है? उन्होंने तो हमेशा यही कहा था, मेरे प्यारे बेटे सब कुछ करना लेकिन राजनीति मत करना। बोला ये बड़ा कठिन डगर है। और अच्छा। हर पिता चाहता है कि भाई उसका बेटा जो है ऐसी राह चुने जहाँ उसको आराम रहे। लेकिन हमने भी जब पिताजी को देखा कठिन राह में, हमने कहा शायद यही राह अच्छी है, तो हमने भी वही राह चुन ली। अगर हमें कांग्रेस की विचारधारा को समझना है तो ऐसी कौन सी किताबें या क्या पढ़ना, क्या सुनना चाहिए? हमको महात्मा गांधी जी को पढ़ना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी का जो विजन था, जो उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, उसको
माय ऑटोबायोग्राफी जो उनकी है उसको आप पढ़िए, आपको देश का अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति का विजन पता लगेगा, उन्होंने कैसे इस देश को बनाया। आज भले ही कुछ लोग जो है नेहरू को गाली देते हैं हाँ। और हर गलत चीज के लिए उनको दोषी ठहराते हैं, लेकिन इस देश में अच्छी चीजें भी हुई हैं। यहाँ आईआईएम बने हैं, आईआईटीज बने हैं। आज हिंदुस्तान, अगर लोग दावा करते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, तो उसकी नींव का पत्थर रखने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, महात्मा गांधी जी ने किया। अच्छा, बीजेपी की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें नेहरू युवा केंद्र को भी माय भारत में बदल दिया गया, तो इस पे क्या कहना है आपका? अब हमारे मोदी जी के पास बताने को तो कुछ है नहीं, तो सिवाय अपने दोस्तों को हिंदुस्तान की परिसंपत्तियां बेचने के, और दूसरा हर चीज़ के लिए नेहरू जी को दोषी ठहराने के। इसके अलावा कोई काम है तो बताइए। अगर कुछ होता, और तीसरा काम है इनका नाम बदल दो, हर चीज़ का नाम बदल दो। अरे भाई, आप कोई नई योजना लाइए, उसका नया नाम रखिए, तब तो हम जाने, जनता भी कहे भी कुछ कर रहे हैं। अच्छा। अब पुरानी चीज़ों के आप नाम बदल रहे हो, उससे क्या मतलब है? तो कुछ नया करना चाहिए। और इनके, अच्छा ये तो वाला काम करते हैं जिसमें हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आ जाए। अब ये क्या करते हैं, झाड़ू लेके बताते रहे कि सफाई होनी चाहिए। अरे तो पूरी हिंदुस्तान जानता है कि स्वच्छता जो है वो जरूरी है, लेकिन उस क्षेत्र के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने गंगा को कहा कि हम गंगा मैया को जो है साफ कर देंगे। अब यही हरिद्वार है, और कितनी गंगा साफ है आप देख लीजिए। कई नाले जो हैं ऋषिकेश में और हरिद्वार में जो डायरेक्ट गंगा जी में जा रहे हैं, उन नालों को ही बंद करवा देते, उन पर ही कुछ ऐसा जो है क्लीनिंग का प्रोजेक्ट लगाते तो उसमें गंगा साफ होती। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया। ये प्रचार प्रसार वाली पार्टी है। चीज 1 रुपए की देंगे, लेकिन उसके प्रचार प्रसार के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। और उसी राह पर हमारे धामी जी भी चल रहे हैं। और लगभग 2000 करोड़ रुपया, जबकि हमारा तो छोटा सा राज्य है, इसमें 2000 करोड़ रुपया हम अगर प्रचार प्रसार में खर्च कर देंगे तो काम क्या करेंगे? तो ये सोचना चाहिए भाजपा को। अच्छा, वो प्रचार वाली क्या कहानी है कि इतना ज्यादा पैसा मीडिया पे? अब मीडिया पर तभी इतना पैसा दिया जाता है, लगाया जाता है, जब अपना कुछ विफलताएं छुपानी हो। अब कुछ नया बताने को तो है नहीं। अब पिछले दिनों इन्होंने 25वां रजत जयंती बनाई, उस अवसर पर देश के राष्ट्रपति आई, बड़ा ऐतिहासिक अवसर था, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ। लेकिन इन्होंने विधानसभा में जो विचार विमर्श होना चाहिए कि भाई 25 साल में हम कहाँ पहुंचे और अगले 25 वर्ष का क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन इनके जो विधायक थे, कोई कह रहा था हम पानी बंद कर देंगे, कोई कह रहा कि हम गंगा जी में जा देंगे, कोई कुछ, मतलब इस तरह की बातें आज के युग में आप कर रहे हैं, बताइए। अरे अच्छा कुछ बताते कि भाई हम एक रोड मैप बना रहे हैं। अब आप देखिए टीएचडीसी है, उसको अभी तक हम यूपी उसका हिस्सा ले रहा है, जबकि अब राज्य को अलग हुए 25 बरस हो चुके हैं। तो अभी राज्य में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। तो हमारी जो परिसंपत्तियां हैं उनका बंटवारा हो जाना चाहिए, हमको हमारी परिसंपत्तियां मिल जानी चाहिए, उसी से हमको हजारों हजार करोड़ का फायदा हो जाएगा। लेकिन इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धामी जी की सरकार को, योगी जी की सरकार को और मोदी जी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि भाई हमारी जो परिसंपत्तियां हैं उनको वापस दिलाने का काम करें। अच्छा, उत्तराखंड राजधानी का जो मुद्दा है, देहरादून गैरसैंण कहाँ होनी चाहिए? देखिए गैरसैंण जो है हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है, और 6 महीने इधर रहे 6 महीने उधर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीष्मकालीन उसको बनाया गया, लेकिन उसको ग्रीष्मकालीन बनाया गया है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए। हरीश रावत जी की सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन घोषित किया और उस पर एक्शन भी किया। वहां पर उन्होंने जो है विधानसभा चलाने का काम किया। लेकिन धामी जी की सरकार नौजवान है जबकि, लेकिन शायद उनके विधायकों को ज़्यादा ठंड लगती है, वहाँ जाने से डरते हैं।
जो उन्होंने विधानसभा का सत्र यहीं आहूत किया। और मैं तो कह रहा था, मेरा तो विचार था कि जो ये 25वें वाला हुआ है रजत जयंती, ये भी वहीं होना चाहिए था, ताकि एक संदेश पूरे प्रदेश में जाता। हाँ। लेकिन ये अवसर गंवा दिया इन्होंने। जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या आप 6 महीने वहाँ रहेंगे ग्रैंड से? निश्चित रूप से रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। हम पहाड़ी आदमी हैं, अगर पहाड़ से डरेगा तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि देखा जाता है कि जो पहाड़ के लोग हैं, जैसी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो शहर की तरफ चले जाते हैं। देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा जो पलायन से जुड़ा हुआ है। हम वो सुविधाएं अभी तक गांव तक में नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। अब अगर मैं ही हूँ या आप ही हैं, अगर आपके बच्चे को वहाँ अच्छा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? आप शहर की तरफ जाओगे, जो कि आम बात हो गई है, ठीक है ना। तो वो सरकार को, कोई भी सरकार हो, उसको ऐसा काम करना चाहिए कि वहाँ पर आदर्श विद्यालय हमको ऐसे बनाने चाहिए, मॉडल, जिसके लिए माननीय हरीश रावत जी ने प्रयास भी किया और कई मॉडल स्कूल बनाने का काम किया। तो धामी जी की सरकार को उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और मॉडल स्कूल खुलें, वहाँ पर हर सब्जेक्ट का टीचर हो। और मैं तो कहता हूँ कि हर ब्लॉक में कम से कम 2 ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिए जिसमें हर तरीके की सुविधा मिले बच्चों को, और वो हॉस्टल रूप हो, ताकि लोगों के, और वो हॉस्टल 1 से लेकर 12वीं तक फ्री होना चाहिए, फ्री एजुकेशन आप दीजिए, और हॉस्टल में फ्री में बच्चा पढ़ेगा। उसको हर तरह का एजुकेशन, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी का वो मिलना चाहिए, एक्सपोजर मिलना चाहिए। जब एक्सपोजर आप वहाँ दे दोगे तो निश्चित रूप से आदमी नीचे क्यों आएगा। तो ये सुविधाएं देना हम सबका जिम्मेदारी है। अच्छा, आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए गढ़वाली में एक मैसेज। भाई जी नमस्कार, और सब ठीक ठाक है ना। बस हमारा संदेश यह है कि बस आप सब लोग खुश रहा, जी रहा, जाग रहा, और तरक्की करो, अपन क्षेत्रों में सब तरक्की करो, यह मेरी प्रार्थना है। को देवभूमि कहा जाता है, और जब हम महिलाओं की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा पे बात करते हैं, तो इस पे आपकी क्या कहना है? इस पर तो सिर्फ मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। भाजपा की टैग लाइन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और मुझे लगता है जो कुकर्म भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा किया गया, चाहे वो सांतर शाह की हमारी बेटी हो, दलित बेटी थी, उसके साथ रेप करने के बाद उसको मार दिया गया, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, उसमें भी भाजपा के लोग संलिप्त पाए गए। आपके हल्द्वानी में इनके दूध संघ का अध्यक्ष एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार में संलिप्त पाया गया और उसको गिरफ्तार भी किया गया। और सबसे बड़ा खतरनाक चीज जिसको मैं कहूँगा, कभी भी एक माँ वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती, ये एक मान्यता है। लेकिन इनकी एक महिला मोर्चे की अध्यक्षा हरिद्वार की, वो अपनी बेटी का रेप करवाती है अपने साथियों के द्वारा हरिद्वार में। इससे ज्यादा दुर्जन कार्य कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बड़ा दुष्कर्म इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। तो भाजपा में ऐसी ऐसी विभूतियां हैं। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि डायलॉग ये होना चाहिए कि भाजपा के लोगों से बेटी को बचाओ। आज हालत इस प्रदेश की ये हो गई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप देखिए रानीपुर में, कभी इतना बड़ा व्यस्ततम मार्केट है, सराफा मार्केट है, वहाँ पर दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, हमारे ज्वेलर्स की दुकान लूट ली जाती है। आज तक उसके चोरों का पता नहीं चला, पकड़े नहीं गए। देहरादून में उस दिन तो राष्ट्रपति जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आई हुई थी, और सेक्रेटेरिएट के सामने रिलायंस के ज्वेलर्स का शोरूम है, उसको लूट लिया जाता है। तो जिस उत्तराखंड पुलिस को, जिसको इतना हाईटेक माना जाता था, इतने काबिल अफसर थे हमारे पास, आज वो कहाँ उनकी काबिलियत चली गई है। आज क्या इतना भ्रष्टाचार इस राज्य में बढ़ गया है कि हमारे जो काबिल ऑफिसर तो नाकाबिल हो गए।
कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो इस ओर डबल इंजन की सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो डॉलर अभी 90 पहुंचा है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? उस पर भी एक डायलॉग याद आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो बड़े जोर शोर से कहते थे कि मैं शासन में बैठा हूँ, हाँ। भाई और बहनों, और जो है डॉलर ऐसे ही कमजोर, रुपया ऐसे ही कमजोर नहीं हो जाता है। आज वो अपने ही उस डायलॉग को अगर शांतिपूर्वक बैठ के सुन ले ना तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि देश की क्या स्थिति हो गई और किस ओर देश जा रहा है। आज खुद भाजपा के मंत्री ने ये वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया है कि लगभग 38,000 लोग, जो कि एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर जिनको कहा जा सकता था, जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर के लोग हैं, एक एक व्यक्ति उसमें 100 करोड़ से ऊपर का व्यक्ति है, वो सब विदेशों में शिफ्ट हो गए हैं। और उसमें से हर व्यक्ति का अगर ऑन एवरेज मान लिया जाए कि एक अगर वो इन्वेस्ट करता है यहाँ 100 करोड़ रुपया तो लगभग 500 लोगों को रोजगार देता। तो लगभग 5.5 करोड़ जो हमारी नौकरियां हैं वो तो विदेशों में चली गई, यहाँ खत्म हो गए। जब इन्वेस्टर ही चला गया, हाँ। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो जब फैक्ट्री नहीं लगेगी तो कहाँ से नौकरी पैदा होगी। आज उत्तराखंड में सिडकुल लाने का काम कांग्रेस की सरकार को जाता है, हरीश रावत जी की, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार को ये श्रेय जाता है। उस टाइम हजारों हजार कंपनियां यहाँ आई। आज उसमें से लगभग 50% पलायन कर चुकी हैं, उसको राज्य सरकार रोक नहीं पा रही है। तो ये कहाँ सीरियस है? अर्थव्यवस्था के प्रति इनकी कोई दायित्व ही नहीं बन रहा है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई नया प्लानिंग नहीं है। हर मामले में धामी सरकार फेल हो चुकी है। सिर्फ अगर कहीं नंबर 1 है तो भ्रष्टाचार के मामले में। पहले हम समझते थे कि निशंक जी ने एक बड़ी लंबी लकीर खींची हुई है, उनकी लकीर को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, लेकिन धामी जी ने उस लकीर को भी मीलों मील पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार के मामले में। जब हम अग्निवीर की बात करते हैं, उत्तराखंड के जो ज़्यादातर युवा थे पहाड़ के, वो आर्मी में जाते थे, तो उसको लेके क्या आपका? निश्चित तौर पर अग्निवीर की जो योजना है वो सेना को कमजोर करने की योजना है। पहले आप देखिए, जो हमारा व्यक्ति नौजवान भर्ती होता था 6 साल की तो उसकी कम से कम ट्रेनिंग होती थी, तब जाके वो एक परिपक्व सिपाही बन पाता था। अब 4 साल की नौकरी में आप 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब 6 महीने की ट्रेनिंग और 10 साल की ट्रेनिंग में बहुत धरती आसमान का फर्क। और उससे सबसे ज्यादा कमजोर क्या हो रहा है, जो वास्तविक चीज देखने को आ रही, आपने गोरखा रेजिमेंट की बात सुनी होगी, जो अंग्रेजों की सेना में भी गोरखा रेजिमेंट हुआ करती थी, इतना उनका सम्मान था। आज वही गोरखा जो है वो लोग पलायन कर रहे हैं, चाइना की सेना में शामिल हो रहे हैं। जबकि गोरखा के लिए तो ये कहा जाता था कि अगर कोई जान देने की बात कर रहा है या तो वो पागल है या वो गोरखा है, ये बात कही जाती थी। इतने हिम्मत वाले होते थे गोरखा लोग। आज वो लोग वहाँ जा रहे हैं, चाइना की सेना में जा रहे हैं, चीन की सेना, दुश्मन की सेना में जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और सेना एक किस्म से कमजोर हो रही है, तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये योजना बिल्कुल खत्म की जानी चाहिए। जो पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न पर जो है सेना को चलना चाहिए। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो जो ये इंटरव्यू था, ये कांग्रेस की जो पॉजिटिव छवि है उसको दिखाने का था कि क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं। तो धन्यवाद।